नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके पहले हम लोग सारी चीजें पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एविडेंस पढ़े थे, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ लिए थे। और पार्टिकल नेचर पढ़ लिए थे। पार्टिकल नेचर में प्लैंक की क्वांटम थियरी थी, वो पढ़ लिया था। क्वांटम थियरी नहीं, हाँ भाई क्वांटम जिसको उन्होंने बोला था, इसमें नाम नहीं लिया, मैक्स प्लैंक थियरी सिर्फ लिखा है, तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया था, जिसमें कि हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। उसका तो कुछ सवाल हम लोगों ने लगाए थे, ठीक है ना। और इसके पहले भी सारी चीजें हम लोग पढ़ के एकदम फिट बैठे। अब आए बोहर साहब, ये सारी बातें हो गई, तो बोहर साहब आए, कहे अच्छा ये सब कर लिया, बहुत बढ़िया किया। अब उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए जब सारा काम हो गया तो यानी पृष्ठभूमि एक तैयार है, उनको आना है अपना हाइड्रोजन मॉडल बता देना। तो वो कुछ जो है पहले पॉस्टुलेट मीन्स होता है अभिगृहित या शर्त या मांग करना। जैसे होता है ना किसी राजा के सामने कोई जो है क्या बोलते हैं, संत महात्मा, पहले नहीं कहानियों में सुनने को मिलता है, तो उन्होंने अपनी 3 मांग रखी तो राजा पूरा करता है उसको। ये कुछ वैसे ही है पॉस्टुलेट का एक्चुअल मीनिंग, है ना, मांग करना या आम भाषा में शर्त, और शुद्ध भाषा जो उसकी है अभिगृहित। कुछ अभिगृहित है बोहर्स के पॉस्टुलेट, ठीक है, वो है। तो हेडिंग हो गई हमारी क्या, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्या हेडिंग हो जाएगी, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ही का मतलब बोहर ने यूज किया प्लैंक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो प्लैंक का कॉन्सेप्ट था, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, उसी का इस्तेमाल किया और कुछ पॉस्टुलेट दिए अपने। बोहर्स पॉस्टुलेट, अब हम पढ़ेंगे बोहर्स के पॉस्टुलेट। बोहर्स की कुछ शर्त है, उन शर्तों पे अगर आप चलेंगे एकदम ठीक ठीक, तो उनके एटॉमिक मॉडल को बखूबी समझ जाएंगे, और हर एटम के एटॉमिक मॉडल यानी हर एटम हाइड्रोजन के लिए समझ जाएंगे, और आपको ये अंदाजा लग जाएगा, आपके मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी दिमाग में कि बिल्कुल अच्छी तरीके से कि हर एटम में यही सब होता है, ठीक है ना। बस समझ में आ गई। तो बोहर्स पॉस्टुलेट यानी शर्त क्या है इनकी। पहली बात ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ होगा, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। बस समझ में आ गई। यानी जो इलेक्ट्रॉन है एटम में, हाइड्रोजन एटम में, वो क्या होगा, मूव करता है, मूव करेगा, कर सकता है, कैन लिखा ना, कैन मूव अराउंड, मूव कर सके किसमें, एक फिक्स्ड एनर्जी वाले, ठीक, फिक्स्ड एनर्जी वाले और फिक्स्ड रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर। और उस सर्कुलर पाथ का नाम दिया गया ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या अलाउड एनर्जी स्टेट, या आम भाषा में उसको सेल भी कहते हैं। ये सारे नाम एक ही है। फिर से समझिए, पहली बात इनकी क्या थी, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। यानी ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, ये कैसे बना दिया, ये की तो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ठीक, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जहां मूव करेगा, ये ऑर्बिट है, और जिस ऑर्बिट यानी जिस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसके चारों तरफ चलता है, घूमता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे ऑर्बिट कहा जाएगा, या स्टेशनरी स्टेट, या अलाउड, लिखा ना, अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड, आप लोग जैसे भी पढ़ते हो पता नहीं, अलाउड एनर्जी स्टेट या फिर सेल। इस ऑर्बिट की एनर्जी, स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी होगी और रेडियस होगी वो फिक्स्ड होगी। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये बहुत सब बता रहे हैं अपनी कहानी में, कि पहली चीज आप ये मान के चलिए, मान के क्या चलिए, यही चलिए एकदम, कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। यानी उसकी एनर्जी भी फिक्स है उस सर्कुलर पाथ की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, और उसकी रेडियस भी फिक्स है न्यूक्लियस से, ठीक। और इस सर्कुलर पाथ का नाम क्या रखा, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट या सेल। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स, वो चेंज नहीं होगी समय के साथ, डज नॉट चेंज विद टाइम। ये नहीं कि आप 10 मिनट पहले ऐसी थी तो 10 मिनट बाद ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये दूसरी बात उन्होंने बताई। अब इसमें कुछ और बातें उन्होंने जोड़ी कि एनर्जी आप क्या, दूसरी बात क्या है,
दूसरी पोस्टुलेट, दूसरी शर्त क्या है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदलेगी नहीं। अब बता रहे हैं हाउएवर यानी यद्यपि इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट यानी लोअर स्टेशनरी स्टेट, ठीक, या ऑर्बिट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। मतलब समझिए कि वो ठीक है कि समय के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी एक स्टेशनरी स्टेट यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, यानी अपने लोअर वाली से हायर में जाना चाह रहा है, तो क्या करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो दूसरे में चला जाएगा। ये है, ये कर सकता है वो। ठीक, आगे उसी के बता रहे हैं कि एंड बता रहे हैं हायर लिखा हुआ है स्टेशनरी स्टेट एंड हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट बाय एमिटिंग एनर्जी। और जब इसको वापस आना होगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो एमिट करेगा एनर्जी को। ये इनकी दूसरी बात है, ठीक ना। तो इस बात को समझिए कि उन्होंने क्या बताया दूसरी बात, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। लेकिन हाँ, अगर लोअर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में जाना, यानी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना हो इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करना पड़ेगा, एक क्वांटाइज्ड यानी वही फिक्स्ड एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करेगा तभी जाएगा। या फिर हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट में आना हो तो एमिट करेगा, है ना, एनर्जी। यही बात लिखी हुई है, देखिए हाउएवर इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट to higher stationary state when required amount of energy absorbed by the electron, and electron will also move from higher stationary state to lower stationary state by emitting energy। आगे बता रहे हैं उसी में, the energy change does not take place in continuous manner, ठीक, that is energy change क्या हो जाएगा, energy is quantized। अब इसको क्या कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए हायर एनर्जी स्टेट बनी हुई है। हायर एनर्जी स्टेट का मतलब हायर एनर्जी नहीं, हायर स्टेशनरी स्टेट, यानी ये दूसरी ऑर्बिट और ये पहली ऑर्बिट, ऐसे मान लीजिए ये लोअर ऑर्बिट और ये ऑर्बिट तो सभी लोअर बड़ी क्या स्टेशनरी स्टेट हम मान सकते हैं कि ये लोअर स्टेशनरी स्टेट है, ये हायर स्टेशन, ये एनर्जी के टर्म में ये लोअर हायर बोला जाता है कि इन ऑर्बिट की एनर्जी कम है इसलिए इसको लोअर स्टेशनरी स्टेट कह देंगे, इसकी ज्यादा है इसलिए क्या कहेंगे, जब इसमें घूमेगा तो एनर्जी ज्यादा रहेगी इसकी, तो क्या कहेंगे इसको, हायर स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी के टर्म में सब बातें चल रही। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना होगा तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाना होगा, यानी देखिए क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना हो यानी हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट में आना होगा, तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एमिट एनर्जी। अब ये जो एनर्जी का जो तमाशा है कि ये बार बार एमिट करना है, एब्जॉर्ब करना है, ये क्या किसी भी एनर्जी पे, चलो भैया तुम 10 जूल पे हो 11 जूल दे दिया चले जाओ, नहीं, इसी बात को तो बता रहे हैं कि द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी चेंज नहीं होगा, ये क्वांटाइज्ड मैनर में होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक एनर्जी स्टेट ये है, एक स्टेशनरी स्टेट ये है और एक नीचे ये दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर बनाइए सर जी, ठीक, ये वाली 2 लाइन हम बना ले रहे हैं, यही बनाते ये और ये, ठीक है। मान लेते हैं इस वाली की ये स्टेशनरी स्टेट कहिए या इसको ऑर्बिट कहिए, आम भाषा वाला इस्तेमाल करिए, ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट अलग चीज है। ऑर्बिट सेल अलाउड एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट, ये बातें एक ही है, ये क्या है, ऑर्बिट या फिर सेल। तो ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, चलिए ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, मान लेते हैं इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी एनर्जी जो है, इस ऑर्बिट की एनर्जी है 10 जूल, मान लेते हैं ऐसा। और जब यहां पहुंचना है कह रहे इसकी है एनर्जी है 100 जूल, ठीक, कितनी है 100 जूल। तो जब यानी यहां से इसको यहां आना है तो बताइए कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी कि वो यहां से यहां चला जाए। कहेंगे कि इसके बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी देंगे तब जाके ये 2 एनर्जी, यानी 2 लेवल है हमारे पास, एक फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट स्टेट और ये सेकेंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट।
फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, सेकंड स्टेशनरी स्टेट, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जब तक उतना इलेक्ट्रॉन, उतनी एनर्जी इसको नहीं दी जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को, तब तक ये यहां से यहां नहीं जाएगा। तो कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? 90 जूल। कितनी एनर्जी? 90 जूल। बात समझ में आ गई? यानी जब 90 जूल, अगर आपसे कहा था ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल में है यार, 11 ले लो चले जाओ, नहीं जाएगा। कहेगा भाई पागल है का, बोहर चाचा मारा लगी, तब का हुई। तो यही चीज यानी इन्होंने क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्वांटाइज्ड होगा जब तक उसको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कितनी एनर्जी चाहिए उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जब तक इतना चेंज नहीं होगा तब तक वो न जाएगा वहां और न वहां से यहां आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये देखिए 10 जूल है और इसका 100 जूल था, तो जब हम 90, इनके बीच का डिफरेंस कितना चेंज होने लगे 90 जूल, और जब इस इलेक्ट्रॉन को 90 जूल आप एनर्जी दे देंगे तो ये चुपचाप उठ के यहां चला जाएगा बड़े प्यार से, ठीक, क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया। अब यहां से वापस उसको आना है तो ये 90 जूल निकाल ही के आएगा, ये नहीं कि उसके अंदर लालच आ जाए जैसे हम लोग के अंदर आ जाती है। 100 रुपया दिया गया, जाओ सब्जी लेके आओ, तो ये 90 रुपया की लाएंगे, 10 रुपया जेब में, है ना? ऐसा नहीं करता है, ये बहुत ईमानदार है। बोहर चाचा की सारी बात इसने मानी। बोर कुछ लोग पढ़ते हैं, बोर्स है ना, तो उनकी चाचा उनकी सारी बात मानता है। ये क्या कहता है कि ऐसा है कि 90 जूल मिलेगा तो हम जाएंगे, ठीक। अब जब यहां से हम वापस आएंगे तो 90 जूल निकाल के आएंगे, ये वाली कहानी। तो इसका मतलब ये जो 90 टर्म है वो क्या है? क्वांटाइज्ड मैनर, ये फिक्स्ड वैल्यू है। जब तक उसको, अगर किसी ने कह दिया कि यार इलेक्ट्रॉन चले जाओ यार 15 जूल ले लो, गुस्सा आ जाएगा, कहेगा ना जाए तक। किसी ने कह दिया 80 जूल ले लो, कहेगा ना 10 और दे। क्या कहेगा? 10 और दे। जब 10 और ले लेगा तब जाएगा। समझ रही है बात? तो भैया आप इसी तरह से इसको समझिए कि क्वांटाइज्ड का मीनिंग होगा कि वो एक वैल्यू उसको चाहिए ही चाहिए, डिस्क्रीट वैल्यू जिसको कहा जा रहा है बार बार, है ना? तो इसका मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड मैनर में होगी। तभी जो है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, जिसको अलाउड एनर्जी स्टेट, या एक सेल से दूसरे सेल में, या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन। वापस आना होगा तो उतनी एनर्जी को निकालेगा। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से अरे तो ले पहली बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, अराउंड न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर पाथ में होगा, और उस पाथ की जो एनर्जी होगी, एनर्जी और रेडियस क्या होगी? फिक्स होगी। और सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट या सेल कहिए, सब एक है। आगे बता रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक, फिक्स्ड रहेगा। हाउएवर लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतनी है कि भैया वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट, या स्टेट सीधे सीधे पढ़िए, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक, व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी जरूरत है, जब तक उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा तब तक। आगे बता रहे हैं कि एंड वहां से यानी हायर से लोअर में आना होगा तो एमिट करना पड़ेगा एनर्जी। आगे बता रहे हैं जो एनर्जी का चेंज है, ये जो हो रहा है ना कि लेके जाना है, निकाल के आना है, ये सब बातें एनर्जी का, द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगी, ये क्वांटाइज्ड मैनर में होगी। जब क्वांटाइज्ड मैनर का मतलब यानी कि देखिए यहां से इस स्टेट से यहां तक जाना था तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब ये यहां लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। यहां पर जब वापस आना होगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को रेडिएट करके ही वापस आना होगा। इसी चीज को यहां बताया जा रहा है कि देखिए यहां 10 जूल है, यहां 100 जूल है, इस वाली ऑर्बिट की यानी लोअर है, ये हायर है, ठीक, इसकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा। तो 90 जूल जब हम देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप उठेगा, यहां चला आएगा, और उसका जब उसको वापस आना होगा तो 90 जूल निकाल के ही आएगा। इसी चीज को बोला जा रहा है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये दूसरी शर्त हो गई, इनकी दूसरी मांग हो गई, ठीक। तीसरी लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, तीसरी लिखिए। अब जब यहां पे एनर्जी का टर्म आ गया तो यही सब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब तामझाम यहीं से चलेगा भाई। एमिट ये रेडियस एनर्जी निकाल रहा है, एनर्जी भाई सारा काम तो एनर्जी पे इन्होंने ले आए घुमा फिरा के। जब एनर्जी पे ले आए हैं तो अब यहीं पे अगले बारे में बता देंगे कि ये जो एक फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, भाई ये एनर्जी देखिए ना रेडिएट हो रही है। जब एनर्जी है यानी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी चर्चा वो साथ ही साथ कर रहे हैं, तो आगे बताएंगे बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। चलिए तीसरी बात,
बोहर पास्टुलेट में तीसरी बात मिटा दें सब एक साथ। चलिए जब इस किताब को आप पढ़ेंगे ना तो क्या है कि अभी देखिए आप तो अभी 11th में हैं, कुछ लोग 11th पास करके अभी गए होंगे नए नए तैयारी करने, तो थोड़ा सा होगा क्या कि पहले से जैसे नहीं होता है कि मतलब कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़े हो, कुछ लोग तो होता है कि बहुत मतलब उतना ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हों। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आप इसको लगेगा कि हाँ ये मुंशी प्रेमचंद की जो है गोदान लिखी गई है, तो आपको लगेगा कि होरी महतो जो है झुनिया से क्या बात कर रहा है, और गोबर उसको कैसे बोल सकते हैं। अरे असली कहानी का किरदार तो गोबर है। अजायब राय भी याद आएंगे कुछ दिन बाद फिर। तो ये कुछ उसी तरह से लगेगा कि ये किसी ने बहुत बैठकर उपन्यास लिखा है। बस ये है कि भाषा इसमें इतनी मतलब थोड़ी सी लोग कहते हैं कि कठिन है, लेकिन आप अगर एक दो ही 3 चैप्टर की भाषा समझने की जरूरत पड़ती है। इनमें जो है भाषा लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी बहुत टफ लिखी ना, 2-3 चैप्टर की भाषा आप आराम आराम से पढ़ लीजिए तो लगेगा कि यार यही पैटर्न ही पूरी बुक में लिखा हुआ है, लिखने का इनका तरीका ही यही है। फिर वही आपको एकदम मुंशी जी का लगेगा अरे ये तो मुंशी जी का उपन्यास है, खूब आराम से पढ़ो ना इसको एकदम खूबसूरती से। हमें भी शुरुआत में कहा लिख दिए सब कि जब एकदम था एक एक चीज का एकदम एक्चुअल मीनिंग समझ पढ़े, बड़ा मजा आया, एकदम बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा यही यार पढ़ा दो यार गजब, हाहाकार मचा के, है ना। चलिए आगे देखिए तीसरी बात। तीसरी बात यानी तीसरी पोस्टुलेट की बात चलिए, मांग या शर्त तीसरी है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक, द फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड, ठीक, एमिटेड, कुछ सही सही हम नहीं लिखते हैं ना, एमिटेड, ठीक है। अब व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन 2 स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट जिसको बोलेंगे, अब स्टेशनरी का मतलब होता है ना फिक्स्ड, वही चीज, रुका हुआ कोई चीज हो तो उसको भी, ठीक, स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाई ये है, ठीक, एनर्जी बाई डेल्टा ई, ठीक है। और दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, या हम लोग इसको पहले से पढ़ के आए एच सी बाई लैम्डा, ये रहा। देखिए कहानी कुछ दूसरी तरफ मुड़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। हाँ बात समझिए। तीसरी बात क्या बता रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो एक स्टेट से यानी ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन में यही तो हो रहा है। देखिए यहां से यहां क्या हो रहा है कि ये देखिए ये है और ये, या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है या फिर यहां से आ रहा है। अगर यहां से यहां जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, और यहां से यहां एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में। तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते इसकी E1 है, इसकी E2 है, यानी डेल्टा ई। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेट 1 कह लीजिए इसको, और ये स्टेट 2 कह लीजिए, ठीक। कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करी जा रही है या फिर एमिट करी जा रही है, कब, जब व्हेन ट्रांजिशन अकर, ट्रांजिशन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तब, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन बिटवीन 2 स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाई डेल्टा ई, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी, ये डेल्टा ई के बराबर, यानी फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई से कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब यही है, यानी डेल्टा ई frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between 2 stationary states that differ in
एनर्जी बाय डेल्टा ई, और यहां से क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एच सी बाई लैम्डा, और यहीं से न्यू इज इक्वल टू निकाल लेंगे वो डेल्टा ई, डेल्टा ई, साफ साफ लिख रहे हैं, हाँ, डेल्टा ई बाई एच, यही ना, या इसी को आगे बता रहे हैं E2 माइनस E1 बाई एच। ये होती फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इस चीज को बता रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे समझेंगे कि हाइड्रोजन के लिए कैसे था, ऐसी चीज को बोला जाता है बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, इसको बोलते हैं नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल, ठीक, बोर फ्रीक्वेंसी रूल ये बोला जाता है। अभी क्या चीज है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये K है सेल हाइड्रोजन के लिए, ये L है और ये M है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां, इसको यहां से यहां जाना होगा तो कितनी एनर्जी लेगा, डेल्टा ई, यहां से यहां आना होगा तो एक नया डेल्टा ई, वही डेल्टा ई थोड़ी नया, जैसे KLM, फिर उसको वापस यहां बना लीजिए, ये भी कितना डेल्टा ई, और ये दोनों डेल्टा ई बराबर है भैया, ठीक है ना, ये या यहां कह लीजिए तो एक नया डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी दूसरी होगी क्योंकि ये दूसरी सेल है, ये दूसरी पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट KLM, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा एनर्जी को रेडिएट या एमिट करते हैं, ठीक है। जब यहां से यहां जाना होगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे वाला मार्क बना लीजिए, यहां लिख दीजिए एब्जॉर्ब, और जब यहां से यहां आना होगा तो एमिट करेगा, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन शब्द मतलब एनर्जी, एनर्जी जहां जहां एनर्जी है वहां वहां रेडिएशन, अपने आप समझ लीजिए। यहाँ खेल बस वही हो रहा है कि बार बार वो कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही है। अब वो रेडिएशन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हो सकता है, ये अलग बात है भाई, उसमें एनर्जी से रिलेटेड इसीलिए सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उन्होंने लगा रखा है पहले से ही। यानी ये क्या हो रहा, एमिट रेडिएशन या एब्जॉर्ब रेडिएशन, यानी एमिट एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक, ये बता रहे, इस तरीके से मामला है इनका। इसकी चीज को क्या इन्होंने बोला, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर या आने पर वापस उसी स्टेट में क्या होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चेंज है वो निकलेगी और जाएगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो निव इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच होगी, E2 माइनस E1 बाई एच होगी, और इसी को बोला जाएगा बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। ये इनकी तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात और सबसे जरूरी, चौथी और सबसे जरूरी बात लिखिए, द एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या चीज है, अभी थोड़ी देर में सब समझ जाएंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, न कि ऑर्बिट का। अब तक बात चल रही थी किसकी, स्टेशनरी स्टेट की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इज क्वांटाइज्ड, कहीं कहीं जेड लगाए हैं, कहीं कहीं एस लगाए हैं, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इन अ गिवन, भाई साहब ये थोड़ा सा ऐसे से कर लीजिए, हाँ, इन अ गिवन, ठीक, गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे बनाना होगा ना, इट एज, कैसे, एम वी आर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बी इंटू आर, जो किसकी है, आर, आर्बिट की, एन, उसके बाद ये वाई थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, एन, ये एन, हमारा एन और एच बहुत खतरनाक होता है, ये एन और ये एच अपान 2 पाई, ये इस तरीके से रहेगा, इसी का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपान 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ये क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज का मतलब यहां पे लिख लीजिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपान 2 पाई।
एंगुलर मोमेंटम यही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल कितना NH अपॉन एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीप्लीकेशन NH अपॉन 2 पाई का। अब ये थ्योरी में ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इस चीज को लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जहां पे n क्या है, एक कंप्लीट इंटीजर है, सिर्फ ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। अच्छा इसी n को क्या बुलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी n को उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बोल दिया उन्होंने। समझ में आ गई बात। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी, उस ऑर्बिट में जो घूम रही है, मतलब उस ऑर्बिट में घूम रहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस, n नंबर है, h प्लैंक कांस्टेंट है, सब तो याद ही होगा ना, ये लिख देंगे यहाँ पे। m इज इक्वल टू me इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो कि फिक्स रहेगी, पहले ही बात हो गई है, ऑर्बिट, ठीक। h आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये बात चली। तो क्या बता रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई होगा। उसी को बता रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालना चाहेंगे किसी स्टेशनरी इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस एज me यानी मास mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब ये बता रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, घबराइए मत। तो ये सारी चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं मोमेंटम, फिर एंगुलर मोमेंटम क्या है पहले इसको समझिए। एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग, हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग, उनका जो कोणीय संवेग होगा क्वांटीकृत होगा, ठीक है ना, या फिर NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणन होगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए फट। फिर आगे चलते हैं, अभी समझाएंगे है क्या चीज। चलिए, जब इतनी बातें आप एकदम आराम से एकदम ध्यान में रखेंगे ना, सवाल अपने आप लगेंगे, जो खासतौर से जो स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं वो तो तुरंत लगेंगे। अब देखिए, पहले मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम आप पढ़ के आए होंगे फिजिक्स में, ये नंबर ऑफ सेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लिए थे ना, ठीक, यही बता दें, यही बता दे रहे। चलिए, इधर बताएं तब उधर हो जाएगा, जैसे ये एक ही साथ ही समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, ठीक, ये मास है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोमेंटम, यानी p जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी m इंटू v, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, इसको आप लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब इसी तरीके से आ जाता है, इस तरीके से, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, रस्सी से बांध दिया गया किसी स्ट्रिंग से, इसकी रेडियस r है, इसमें m है, और इसकी जो वेलोसिटी है v इक्वल टू r ओमेगा, तो आपको पता ही होगा, तो सीधे यही ले लेते हैं ओमेगा, और ओमेगा को जो डिनोट करने का तरीका होता है ये होता है ओमेगा, ठीक। कुछ हमारा ओमेगा कुछ ऐसे बन गया क्या, चलिए ठीक है, ओमेगा है ये, ठीक। तो यहां पर ये क्या चीज होती है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L या फिर J से डिनोट करते हैं, ठीक। एंगुलर मोमेंटम किसको, L या फिर J से, ये क्या हो जाता है, ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट है, बाद में आएगा वो सब, तो I इंटू ओमेगा, mr स्क्वायर जिसको लिखते हैं I इंटू ओमेगा, ये ओमेगा हमारा बनेगा कैसे, तो इसी को परेशान है, इसमें कैसे बना ओमेगा, ये हो जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अब आई जो होती है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इतनी बातें आप लोग जानते ही होंगे। और आई इज इक्वल टू होता है भैया हमारे स्क्वायर। अब अलग अलग हर जगह हमारे स्क्वायर तो नहीं, परपेंडिकुलर थ्योरम अलग होती है ना, पैरेलल थ्योरम अलग होती है, तो वो लगा लगा के हर बार हर चीज का निकालना पड़ता। तो वहां तो इतना अभी कहाँ जाना ही है, हमें सिर्फ ये हमारे स्क्वायर से काम चल जाएगा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या, एम आर स्क्वायर। यहाँ एल इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे क्या रख दीजिए, एम आर स्क्वायर। ये चूंकि ये वाला लिया गया आर, तो हमने छोटा आर रख दिया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। और v इज इक्वल टू होता है इस वाले केस में, इसकी जगह वेलोसिटी आप निकालेंगे तो v इज इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा। यहां से निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो यहीं पे आप इसको पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, v बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का जब वो सर्कुलर पाथ में है तो कितना हो जाता है, एम आर वी। एम वी आर सीधे सीधे पढ़िए ना, एम वी आर, ये होता है, ठीक है। तो जब ये होता है, ऐसी बात तो समझ में आएगी, ये होता है एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो यही कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है हाइड्रोजन में, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस आर पे घूम रहा है। तो आर पे जब ये घूम रहा है तो उसका भी तो अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। अब वो एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, उसको बता रहे हैं वो कि एम वी आर इज इक्वल टू एन और एच अपान 2 पाई होगा। इसकी वैल्यू वो बता दे रहे हैं, एन जहां पे 1 2 3 ये इसी के क्वांटाइजेशन में रहेगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, 2 रखेंगे तो कोई फिक्स, n 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे स्टेयरकेस को उन्होंने समझाया था। तो इनका सारा मामला क्वांटाइजेशन से चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। तो ये क्या है, इसी तरीके का ये भी है। और एक चीज अब आप अलग से नोट कर लीजिए, अब इस बात को लिखिए, यहां पर बड़ा काम आएगा सवाल लगाने में। ये जैसे ये चीज ठीक है, लेकिन ये तो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को चार्ज पार्टिकल को डिनोट करने का Ze है और ये इलेक्ट्रॉन ये। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो कि रदरफोर्ड ने बताया था, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन ये घूम भी रहा है, तो जैसे ये अगर घूमता है तो कितना होता है, यहाँ पे यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर बाई आर। तो आप यहाँ पे Fv इज इक्वल टू FC यहां लिख सकते हैं, जहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस चीज को लिख सकते हैं कितना, K Q ने Ze स्क्वायर लिख दीजिए, Ze ऐसे स्क्वायर, Z ऐसे लिखिए बस हो जाएगा, Ze स्क्वायर अपन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसको जरा नोट कर लीजिएगा, शायद काम आए, जेमेंस में का सवालों में आया है। ये तो ये क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ये तो फिजिक्स में हम लोग चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर चलेंगे बस, उसके बाद आ जाएंगे वापस, घबराइए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो इसके बीच एक देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जब ये घूम रहा है तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। ऐसी चीज को रदरफोर्ड साहब ने समझाने की कोशिश करी कि ऐसे ऐसे होता है। तो जब ऐसे ऐसे होता है तो ये आए थे ना, वो उनका नाम क्या था, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये कहा कि जब ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एमिट करेगा रेडिएशन, और रेडिएशन हो गए तो वापस इस यहाँ धीरे धीरे श्रिंक करके यहाँ पे चला आएगा, ये चुपचाप स्पाइरली न्यूक्लियस पे जाके गिर जाना चाहिए। ये रदरफोर्ड ने इस तरीके से वो समझा रहे हैं अपनी भाषा में कि भैया ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैक्सवेल कह रहे हैं कि यार ये तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि वो घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन हो रहा है, और घूमेगा तो आके गिर जाएगा, ठीक। तो इसी चीज को न गिरे तो बोहर साहब ने कहा ना, ऐसा है कि वो फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस में गिरेगा, और कंटिन्यू एनर्जी जो है उसकी डज नॉट चेंज विद टाइम। ये घूम तो रहा है लेकिन एनर्जी बदलेगी नहीं, भाई जो बात है साफ, क्योंकि एनर्जी बदलेगी तो मामला बिगड़ेगा, एनर्जी उसकी बदलेगी नहीं, ठीक। जब तक वो क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए आएगा भी नहीं।
न जाएगा न आएगा। तो ये रही एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी कहानी। तो इसको नोट करने के बाद लिखिए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हाँ भैया, इसका मतलब इसको लिखने के बाद उसी में इसको इस तरह से बंद कर लीजिएगा बॉक्स में, इस तरीके से पूरा बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जो बात और लिखनी है उसको लिख लीजिए। तो ये कुछ पोस्टुलेट हैं 4। पहला है स्टेशनरी स्टेट, यानी कि वो ऑर्बिट के बारे में, कि वो फिक्स्ड होगी उसकी रेडियस और एनर्जी। दूसरा है एनर्जी के बारे में। तीसरा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। चौथा है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो शॉर्ट में एक जगह लिख लीजिए 4 पोस्टुलेट किसके किसके बारे में है। तो फिलहाल तो अब ये वाली लाइन लिखिए पहले, किसका मतलब उसी के नीचे लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली, ठीक, इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच its angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, वही बात जो समझा दिए उसी को फिर से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक। NH/2π पीछे लिखा था ना, उस n को काट लीजिए और लिखे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज, हाँ, वो उसको सही कर लीजिएगा, जहां पे हम लोग डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनाए थे पिछले वाले लेक्चर में, वहां जहां पास्टन लिखा था, पास्टन के आगे ब्रैकेट में हमने यूवी लिख दिया है, आप उसको इंफ्रारेड कर लीजिएगा, इंफ्रारेड IR कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो जल्दीबाजी में हो गया है। दैट इज, आगे चलिए, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने इनकी 4 पोस्टुलेट कुल पढ़ लिए ढंग से। अब हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स थ्योरी। इन्होंने कुछ थ्योरी भी बताई थी फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोहर्स थ्योरी। और उस थ्योरी में सबसे पहली बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद रेडियस क्या होती इसके, और इस पे कितने कैलकुलेशन बन सकते हैं रेडियस पे, और कितने आए थे एग्जाम में, सब लगा डालेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसकी एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, ठीक, या ऑर्बिट, उस पे जितने सवाल आएंगे वो लगा लेंगे। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, ये कुछ छूटे उठेगा नहीं। जिस दिन मतलब सारा लेक्चर हमारा अपलोड हो जाएगा उस दिन नीट और जेईई मेंस ऐसे ही निकल जाएगा। हम अब सोच रहे होंगे बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमको अपने पे नहीं है, एनसीईआरटी पे है पूरा कॉन्फिडेंस हमारा, सारा दारोमदार एनसीईआरटी पे टिका है। हमको अपने से ज्यादा एनसीईआरटी पे भरोसा। इतना पता है कि अगर इसको पढ़ के जो बच्चा जाएगा तो वो जेईई मेंस और नीट निकाल देगा, है ना। भले हमारा पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन हाँ, जैसे हम मतलब पढ़ा रहे हैं ठीक उसी तरीके से वो कहीं से अभी पढ़ ले, अपने मन से पढ़ ले, उसी तरीके से, मतलब जैसे जैसे किताब में लिखा है ढंग से अगर पढ़ ले तो वो पक्का है कि आराम से वो सारे एग्जाम नीट के जेईई मेंस के क्लियर कर लेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना किसी चीज को, थोड़ा सा आपको तकलीफ इस बात की होती है कि यार एक तो भाषा बहुत टफ है और दूसरी बेसिक नॉलेज 9th-10th में इतना तो नहीं दे रखा था कि 11th में आते ही ये सब एक अचानक से समझ में आए। तो 1-2 चैप्टर को हम बताए ना कि बहुत आराम से समझ क्यों नहीं लेते आप, है ना। हम भी तो वही कोशिश कर रहे हैं कि आराम आराम से 1-2 चैप्टर समझ लें, फिर आपको लगे कि सारी भाषा एकदम फैमिलियर है, एकदम कैजुअली आप एकदम इस चीज को एकदम आराम से लगेगा कि यार ये तो सारी भाषा फिर से रिपीट हो रही है, तो उससे एक आसानी भी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बोहर्स थ्योरी। कुल 4 थ्योरी थी, फिर 5 थ्योरी है, और उस 5 थ्योरी पे इतने सवाल पूछे गए, इतने सवाल, कैलकुलेशन वाले पोर्शन है, यही अब मेन कैलकुलेशन पोर्शन चलेगा, जिसमें रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, मतलब सब चलेगा यहीं पे, ठीक है ना। वहां से तब उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद की बात आएगी कि टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक। तो चलते हैं,
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बोहर्स थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पूरी आत्मा से पढ़िए, मजा आएगा, सच बता रहे हैं, ठीक ना।